हेलो वेलकम बैक। तो हम कर रहे हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे, स्टार्टेड विथ प्लानिंग, यस और नो। एंड आज हम लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। तो वी स्टार्टेड विथ प्लानिंग। प्लानिंग इज द बेस या फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज जो हम छठा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज कंट्रोलिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट एंड अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे प्लानिंग, जैसे मैंने कहा था कि वेल प्लान इज हाफ डन, वैसे ही अगर प्लान अच्छा है बट देर इज नो कंट्रोलिंग देन देर विल बी अ मेस। फिर आपका जो अचीवमेंट है या आपको जो टारगेट अचीव करना है आप वहां तक पहुंच नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज गुड कंट्रोलिंग, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, राइट। तो एक एक करके उसका पहले मीनिंग समझते हैं, फिर हम उसके फीचर्स पे चलते हैं। तो पहले उसका मीनिंग समझते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। सिमिलरली it is performed at all levels, that is top level, middle level and lower level of management. Controlling is indispensable function of management. Indispensable मतलब unavoidable, controlling होना ही चाहिए। Without controlling you cannot achieve the targets what you have set। और आपका जो aim है या आपका जो goal है, organizational goal है, organizational aim है, उसे आप achieve कर नहीं सकते हैं unless until there is a good controlling, right। तो क्या कह रहे थे, the effectiveness of planning function, जैसे मैंने कहा था कि प्लानिंग शुरुआत से होगी बट वो कितना इफेक्टिव काम करेगा वो कंट्रोलिंग पे डिसाइड करेगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। तो वी स्टार्टेड विद प्लानिंग एंडिंग विद कंट्रोलिंग। तो वही वो कह रहे हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इट मेजर्स डिविएशन इफ एनी, identifies the cause of deviation and suggests corrective measure. The process of controlling helps in formulating of future plans also। तो वो कह रहे हैं कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आपको याद है तो मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं लकड़ी के फर्नीचर बनाने की मेरी फैक्ट्री है, तो मैं लकड़ी के बॉक्सेस बना रहा हूं, मुझे एक 10 बॉक्सेस बनाने की ऑर्डर मिली है, राइट। तो मैंने 2 तरह के स्टैंडर्ड्स उसके लिए निकाले हैं कि ये जो लकड़ी का बॉक्स है 10 बाय 10 का बॉक्स है, 10 फीट बाय 10 फीट का बॉक्स है, तो 10 फीट बाय 10 फीट का बॉक्स बनाने के लिए आई नीड से 500 स्क्वायर फीट ऑफ लकड़ी, राइट। तो दैट इज माय स्टैंडर्ड कि इतना बॉक्स 500 स्क्वायर फीट लकड़ी में बनना चाहिए। एंड जो लेबर है उन्होंने इस बॉक्स को कंप्लीट करने में कम से कम 5 घंटे लगने चाहिए या मैक्सिमम 5 घंटे लगने चाहिए। मतलब दिस बॉक्स शुड बी व्हाट प्रोड्यूस्ड और शुड बी बिल्ड विद इन 5 आवर्स, राइट, एंड विद इन 500 स्क्वायर फीट ऑफ वुड। मतलब जो लकड़ी है वो क्वांटिटी 500 स्क्वायर फीट लकड़ी एंड 5 घंटे में ये बॉक्स बनना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड एज अ स्टैंडर्ड कि ये बॉक्स बनाने के लिए दिस इज स्टैंडर्ड टाइम एंड दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल, राइट। अब मैं क्या करूंगा, पहला बॉक्स बनने के बाद मैं कंपेयर करूंगा कि अरे आपने कितने टाइम में लगाया बनाया, तो वो बोले कि 6 घंटे लगे, राइट। मतलब मेरा स्टैंडर्ड टाइम मैंने डिसाइड किया था 5 आवर्स, उन्होंने क्या कहा मुझे, उन्होंने कहा कि हमें 6 घंटे लगे, राइट। फिर मैंने बोला कि कितना मटेरियल यूज किया, उन्होंने कहा कि 550 स्क्वायर फीट लकड़ी लगी, मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा लगी। सो देयर इज अ डिविएशन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया था कि 5 घंटे में काम होना चाहिए, उन्होंने 5.5 घंटे में काम कंप्लीट किया या 6 घंटे में काम कंप्लीट किया। मैंने डिसाइड किया था 500 स्क्वायर फीट लकड़ी लगनी चाहिए, उन्होंने बोला कि 550 स्क्वायर फीट लकड़ी यूज की। मतलब जितना मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे ज्यादा टाइम एंड उससे ज्यादा मटेरियल लग रहा है। मतलब देयर इज अ डिविएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड सेट। सो व्हेन देयर इज अ डिविएशन आई विल स्टार्ट फाइंडिंग द रीजंस कि क्यों डिविएशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा बिजली चली गई थी, देयर वाज अ पावर फेलियर फॉर हाफ आवर, तो उसकी वजह से मशीन फिर से चालू करने में, फिर से काम पर आने में और आधा घंटा लगा, मतलब 1 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ। Yes or no? So I have to take corrective measure कि अरे बिजली क्यों जा रही है, I have to repair the faults। फिर मैंने बोला कि 550 क्यों लगा, 50 स्क्वायर फीट का ज्यादा मटेरियल क्यों लगा, तो उन्होंने कहा कि जो मटेरियल आया था उसमें सर्टन पार्ट्स में डिफेक्ट था तो वो हमें काट के फेंकना पड़ा। सो देयर इज अ वेस्टेज इन मटेरियल। तो फिर आई हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन बाइंग द मटेरियल। तो मैं अपने परचेज डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि कंट्रोल रखो, राइट, क्वालिटी चेक स्ट्रिक्ट करो, ऐसा नहीं चलेगा। Yes or no? So I'll take corrective measure कि why there are deviation,
Is it clear? So when there is a controlling happening, control तभी possible है when there are standards set. अब हम ये standards कहाँ set करते हैं? In the first function, planning. Planning में हम कहते हैं ना, करते हैं ना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, what to do, how to do, when to do and who is to do it. ये सारा हमारा planning में decided. तो standards are set in planning. उस plan के हिसाब से जो standards है मैं बस उसके साथ compare कर रहा हूँ मेरा actual performance. And अगर deviation है तो मैं deviation क्यों हो रहा है उसके reasons find out करूँगा and I'll take corrective measure to correct those deviation and फिर से मैं काम को standardize करूँगा. And ये सारी चीज़ें मुझे फिर आने वाले नए प्लान में भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हाँ देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ पावर फेलियर, तो मैं अपने प्लान में इंक्लूड करूंगा जब मैं नया प्लान बनाऊंगा. यस और नो, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, तो ये सारा मेरे फ्यूचर में काम में आएगा. इज इट क्लियर? सो गेटिंग व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज नथिंग बट कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट इन द प्लानिंग फंक्शन. राइट, तो फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ लास्ट paragraph. Controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. It measures deviation difference, if any, identifies the cause of deviation and suggests corrective measure. The process of controlling helps in formulating the future plan also. Right? तो future plan हम ये सारी चीजें consider करके नए plan में उसे include कर सकते हैं. Right? तो उन्होंने आपको यहाँ पर एक process दिया है of controlling कि पहले हम standard set करेंगे, फिर स्टैंडर्ड्स को हम करेंगे मेजर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. राइट, फिर कंपैरिजन करके हम डिविएशंस फाइंड आउट करेंगे, फिर इन डिविएशंस का हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों डिविएशंस हो रहा है, फिर उन डिविएशंस को हम करेक्ट करेंगे एंड फिर हम फिर से स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए काम करेंगे. तो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कि पहले स्टैंडर्ड सेट होगा, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल काम का परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा, फिर कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, डिविएशंस डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, फिर इन डिविएशंस का रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि क्यों डिविएशंस हो रहा है, फिर उनको हम करेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट करने के बाद फिर से हम स्टैंडर्डाइज काम अचीव करने के लिए फिर से कंट्रोलिंग फंक्शंस को रिपीट करेंगे. इज इट क्लियर? गेटिंग इट? तो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग समझ में आया, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग समझ में आया. चलते हैं ऑन डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. तो जो पहला डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग है वो कह रहे हैं मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. फिर से कि आपने क्या काम किया है उसे हम कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द स्टैंडर्ड क्या सेट किया है, एंड द करेक्शन ऑफ डिविएशंस टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो डिविएशन है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिविएशन है, तो उसे हम करेक्ट करेंगे, करेक्टिव मेजर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो गोल है वो हम टाइमली अचीव कर सके. ये पहला डेफिनेशन. दूसरा, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन. तो जो मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से काम चल रहा है नहीं कर रहा है उसे कंपेयर करना इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. ये दूसरा डेफिनेशन है. तीसरा डेफिनेशन, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टूगेदर. तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल मुझे 6 घंटे लगे एंड 550 स्क्वायर फीट का मटेरियल लगा, बट स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड था 5 घंटे में काम होना चाहिए एंड 500 स्क्वायर फीट लकड़ी लगनी चाहिए. तो मैं दोनों को जितना नजदीक ला सकता हूं उसे कहते हैं कंट्रोल, कि मैं दोनों के डिविएशंस को कम करूंगा. द डिविएशन बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को कम करना इज कंट्रोलिंग. ऐसा तीसरा डेफिनेशन कह रहा है. इज इट क्लियर? तो ये 3 डेफिनेशंस हो गए. अब हम चलते हैं ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की व्हाई कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर मैनेजमेंट. तो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंस, एक एक करके पढ़ते हैं. पहला इंपॉर्टेंस इज फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना. अर्लियर एग्जांपल्स में मैंने कहा था कि अगर हम मोबाइल फोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं अल्टीमेट गोल इज टू प्रोड्यूस 1 लाख मोबाइल बिफोर दिवाली एंड टू सेल देम. यस और नो? तो मार्केट देम एंड टू सेल देम इज माय गोल, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो कंट्रोलिंग विल हेल्प मी टू अचीव दोस ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैं कंपेयर करूंगा कि अरे हमने क्या प्लान किया था, अभी एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस कर रहा है. इफ डिविएशन है मैं डिविएशन को कम करने की कोशिश करूंगा. इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं अबाउट फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? कंट्रोलिंग is the function of measuring the performance at every possible stage, right, finding out the deviation if any and taking corrective action according to the planned activities for the organization. Thus it helps in fulfilling the organizational goal. तो हर लेवल पर जहां जहां पॉसिबल है हर एक्टिविटी का मैं क्या करूंगा, कंट्रोलिंग. लाइक मैंने मार्केटिंग पर्सन्स को कहा है कि दिवाली से पहले मुझे एटलीस्ट जो डीलर है उनसे 50,000 मोबाइल्स का ऑर्डर चाहिए. राइट, दिवाली से पहले मैंने उनको दिया 1 अक्टूबर तक मुझे 50,000 मोबाइल का ऑर्डर चाहिए. तो आई कंपेयर कि 50,000
मोबाइल्स का ऑर्डर मिला है क्या अक्टूबर तक? नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 42,000 मोबाइल्स का ही ऑर्डर मिला है. सो देयर इज अ डिविएशन बिटवीन माय प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन आई विल टेक सम सर्टेन करेक्टिव मेजर कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है. तो वो मुझे फीडबैक देंगे मेरे मार्केटिंग पर्सन्स कि उनको प्राइस ज़्यादा लग रही है, उनको उनका प्रॉफिट मार्जिन कम लग रहा है. तो आई टेक करेक्टिव मेजर एंड आई मे ऑफर सर्टेन डिस्काउंट और सर्टेन व्हाट कमीशंस टू द डीलर्स ताकि मुझे और ऑर्डर्स मिले. सो आई चेक माई actual performance with the standard set and then I'll take certain corrective measure if there are certain deviation. तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है 1 लाख मोबाइल बेचने का वो अचीव होगा. यस और नो. सो ये पहला इंपॉर्टेंस है ऑफ कंट्रोलिंग. दूसरा इंपॉर्टेंस चलते हैं मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगेन जैसे अभी हमने कहा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 बाय 10 का लकड़ी का बॉक्स बनाना है. यस और नो. तो उसके लिए मुझे 500 स्क्वायर फीट ही लकड़ी लगनी चाहिए. यस और नो. दिस इज द स्टैंडर्ड सेट. बट लगी कितनी? 550 स्क्वायर फीट. क्यों? क्योंकि देयर वर सम डिफेक्ट इन द मटेरियल जिसकी वजह से वेस्टेज हुआ. Yes or no? But when a strict standard is set, wastage will come down. लेबर ने कहा पावर फेल्यूर है तो I'll solve that पावर फेल्यूर का प्रॉब्लम. तो लेबर का टाइम वेस्ट नहीं होगा तो वेस्टेजेस विल कम डाउन. Yes or no? अगर वेस्टेजेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी हाई. Yes or no? तो वही दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज. स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज हैव to follow those standards. As the effect of this, the resources are used by the employees in the most efficient and effective manner so as to achieve the organizational objective. Is it clear? इससे दूसरा एक और असर पड़ेगा कि लेबर को पता है कि 500 स्क्वायर फीट लकड़ी यूज करके ये बॉक्स बनाना है. So they will be careful while using or handling the material. Yes or no? भले ही मटेरियल में डिफेक्ट नहीं है, they will try to avoid the wastages because standard is set. तो लेबर भी अपना काम करते वक्त स्टैंडर्डाइज काम करेंगे जिससे वेस्टेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा तो ऑटोमेटिकली यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विल गो अप. राइट. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. राइट. तीसरा accuracy of standards. An efficient control system helps management to judging the accuracy of standard whether they are accurate or not. Controlling measures are flexible to some extent. Underline that. Controlling measures are flexible to some extent. Now controlling में हमने standard set किया है, right? But they are flexible to some extent. अगर मुझे कुछ दिनों बाद ऐसा पता चला कि अरे नहीं ये 500 स्क्वायर फीट में बॉक्स नहीं बन रहा है, 510 520 लग रहा है इस बार, तो what I'll change? I'll change my standard from 500 स्क्वायर फीट to 510 या 515 स्क्वायर फीट. राइट. फिर मैंने कंपेयर किया, नहीं ये 5 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहा है, 5.25 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो आई विल चेंज माय स्टैंडर्ड. राइट. इफ एक कंटिन्यूसली हैपन कर रहा है मतलब देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द स्टैंडर्ड सेट, आई विल रिवाइज दोज स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन. इज इट क्लियर? तो वही वो कह रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड कि मेरे स्टैंडर्ड एक्यूरेट है या नहीं है ये मुझे कंट्रोलिंग फंक्शन से पता चलेगा एंड आई मे रिवाइज माय स्टैंडर्ड्स इन द फ्यूचर. तो ये कह रहे हैं एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट. कंट्रोलिंग मेजर आर flexible to some extent. I may change the standard or I may revise the standard in future. So after reviewing them according to the changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performance accurately. Right? तो ये तीसरा importance था. Right? अब चलते हैं चौथा important feature of controlling that motivates employee. After setting standard of checking performance, they are communicated to employees in advance. Due to this, employee get an idea about what to do and how to do. तो जब मैं लेबर को बताऊंगा ये आपको 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का बॉक्स बनाना है, 500 स्क्वायर फीट लकड़ी में बनाना है, 5 घंटे में बनाना है, सो दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. यस और नो. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका मोटिवेशन कि हाँ कैसे करना है, क्या यूज करना है, दे नो. सो द मोटिवेशन विल गो अप. राइट. Performance are elevated and on this basis employees are rewarded in form of increment, bonuses, promotion, etc. It motivates the employees to perform at their best level. हम उनको बताएंगे कि 5 घंटे में काम करोगे you will get bonus incentives. right? अगर आपको याद है तो टेलर्स डिफरेंशियल पेमेंट मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि टेलर क्या सजेस्ट करता है कि जो इफिशिएंट लेबर है रिवॉर्ड करो बाय गिविंग देम बोनसेस. यस और नो. एंड जो इनएफिशिएंट लेबर है उसका पगार कम करो. तो ऑटोमेटिकली अगर लेबर को पता है मैं 5 घंटे में काम कंप्लीट करूंगा तो आई विल गेट सर्टेन रिवॉर्ड्स, बोनसेस. तो अगेन द मोटिवेशन लेवल विल गो अप. राइट. सो दे विल ट्राई टू कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम. इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज एंश्योर्स order
and discipline. It ensures order and discipline. When there is a standard set, what to do, when to do, how to do, when the standard is set, so automatically every employee will do the work according to the standard set. So automatically there will be assurance of order and discipline. जैसे कि आर्मी में जब आप परेड करते हो तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट, आपको वही ऑर्डर फॉलो करनी है, वही सीक्वेंस फॉलो करना है. तो अगर आप देखोगे जब आप इंडिपेंडेंस का परेड देखते हो 26 जनवरी को टीवी पे, तो एवरीबडी इज इन सिंक्रोनाइजेशन. सो इन डिसिप्लिन है देयर बिकॉज दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, दे आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, दे आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट. आपने सुना होगा कि जो आर्मी में होते हैं बहुत सारे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो देम. आपको वही टाइम पर उठना है, आपको उतना ही खाना है या वही टाइम पे खाना है, सो यू हैव टू फॉलो दोस थिंग्स. तो वैसे ही अगर बिजनेस में है या ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होगा. यस और नो. तो वो कह रहे हैं कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन. इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय. डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सुपरविजन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो जो फोमन से या जो सुपरवाइजर से या जो मैनेजर है वो क्या करेंगे, हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड्स. यस और नो. तो व्हेन देयर इज अ चेक कि आप कर रहे हो स्टैंडर्ड के हिसाब से या नहीं, तो एम्प्लॉयज पे भी चेक रहेगा. दे विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो ऑटोमेटिकली दे विल बी डिसिप्लिन. यस और नो. अनप्रोफेशनल बिहेवियर कम होगा एंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सेट. राइट. तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बिजनेस में बनी रहेगी. यस और नो. तो ये पांचवा इंपॉर्टेंस था. चलते हैं ऑन सिक्स्थ इंपॉर्टेंस, दैट इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. व्हेन देयर आर स्टैंडर्ड सेट, मैंने हर एक डिपार्टमेंट, हमने शुरुआत में कहा था कि जब हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइजिंग किया था. ऑर्गेनाइजिंग में मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे बिजनेस एक्टिविटी को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है. परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, यस और नो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट अलग. एंड अगर मैं प्लानिंग में हर एक डिपार्टमेंट का अगर एक स्टैंडर्ड सेट करता हूं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना मुझे आसान होगा. कि मैं कहूंगा कि देखो उनका टारगेट अचीव हो गया, आपका भी टारगेट अचीव होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड अचीव होना चाहिए. or no, it facilitates a coordination. When there are standards set, it facilitates a coordination between different functions of the business. तो वो क्या कह रहे हैं, control is a function in which the role and responsibility of all the department managers and the subordinates are designed clearly. Coordination between them helps to find out the deviation in their respective department and to use remedial measures for desired result of the organization. तो मैंने हर एक स्टैंडर्ड या हर एक डिपार्टमेंट का मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो आई कैन कंपेयर कि उस डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड क्या था और उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. इफ दे आर नॉट मैचिंग, इफ देयर इज अ डिविएशन, आई हैव टू टेक द रेमेडियल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे एंड आई हैव टू मिनिमाइज द डिविएशन बाय टेकिंग सर्टन करेक्टिव मेजर्स. राइट. तो करेक्टिव मेजर लेने पर उस डिपार्टमेंटल के स्टैंडर्ड्स को हम अटेंड करने के नजदीक आएंगे, डिविएशंस को कम करेंगे. इज इट क्लियर? तो व्हेन देयर आर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एवरी बिजनेस डिपार्टमेंट, तो कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेशन दोनों क्या होगा, आसान होगा. सो इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. व्हेन देयर आर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स तो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन काफी आसान होगा. राइट. चलते हैं सेवेंथ इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर. राइट. व्हेन देयर आर स्टैंडर्ड सेट कि मुझे 5 घंटे में ये बॉक्स कंप्लीट करना है, तो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर. मेरे दिमाग में 5 घंटे में काम कंप्लीट करना है. यस और नो. जैसे आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में जब आपको पेपर लिखना है तो आपको नहीं बोला जाएगा दिन भर लो और पेपर लिखो, या आप जब आपका मन हो तो आप सबमिट करो एंड जाओ. आपको क्या दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है या 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, डिपेंड्स कि कितने मार्क का एग्जाम है. यस और नो. तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करके सबमिट करना है. तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर कि 3 घंटे में कंप्लीट करना है. तो ये आंसर मुझे फटाफट लिखना है, अगला आंसर फटाफट लिखना है, ये सम सॉल्व करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है. तो देयर इज अ स्टैंडर्ड सेट कि 3 घंटे में काम कंप्लीट करना है. तो देयर इज अ सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड आप उस 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करने का ट्राई करोगे. सेम हैपेंस विद द लेबर. 5 घंटे में बॉक्स कंप्लीट करना है तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड दे विल कंप्लीट द बॉक्स अंडर द स्टैंडर्ड टाइम और अंडर द गिवन टाइम और अंडर द सेट स्टैंडर्ड्स. इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं, द परफॉर्मेंस आर इवैल्यूएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स. द एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड accordingly. This psychological pressure works as a motivational factor for the employees to give their best performance. Yes or no? चलते हैं 8वां इंपॉर्टेंस, ensures ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. फिर से वही एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंस है जो सब में रिपीट हो रहा है कि इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस.
Factor of control includes making managerial responsible, motivating them for a higher performance and achieving departmental coordination. It ensures about organizational efficiency and effectiveness. When there is a strict control, आपका performance compare होगा तो every manager will try to achieve the standard performance. हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अचीव करेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट जब अपना अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अचीव करेगा तो जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली, जो सिंक्रोनाइजेशन इन डिपार्टमेंट के बीच में वो स्मूथली पॉसिबल होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस बढ़ेगा. इज इट क्लियर? चलते हैं ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, बिल्ड्स गुड्स कॉर्पोरेट इमेज. सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, व्हेन देयर इज अ स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, राइट, दैट यू हैव टू अचीव योर टारगेट और यू हैव टू अचीव दो स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दो स्टैंडर्ड्स, इसका ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट इमेज आपका मार्केट में अच्छा बनेगा. जब आपका एम्प्लॉय बाहर जाएगा वो बोलेगा बहुत स्ट्रिक्ट उनके कंट्रोल्स है या बहुत उनके स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट है, तो आई हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देम. यस और नो? मीन्स देयर इज अ सिस्टम. या बहुत सारे एम्प्लॉय बाहर जाएंगे, अरे वहाँ पर कोई मेथड ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, हर एक एम्प्लॉय अपने मन से काम कर रहा है, तो फिर वो गुडविल क्रिएट नहीं होगा या इमेज क्रिएट नहीं होगी बाहर. यस और नो? सो व्हेन यू आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, यस और नो, एज अ कॉर्पोरेट देयर हैज टू बी अ सिस्टम प्लेस्ड. हर एक काम का मेथड होना चाहिए, हर एक काम का एक सिस्टम होना चाहिए, हर एक काम का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर एक काम का एक प्लान होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी इमेज बाहर अच्छी नहीं जाएगी. तो वही वो कह रहे हैं, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज. क्या कह रहे हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मिनिमम डिविएशन इज प्रीडिटरमाइंड. Standards are actual performance results into progress of a business. क्या कह रहे हैं? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. Controlling functions helps in improving the overall performance of the organization. Minimum deviation is predetermined standards and actual performance results into a progress of a business. It can be achieved with the help of proper control. This builds good corporate image and bring goodwill for the business. Right? तो जब आपके employees according to the set standard काम करेंगे तो automatically image of the business will be good and it will create a goodwill for the business, right? And चलते हैं 10वां importance, 10th and last importance of controlling, acts as a guide. It acts as a guide. yes or no? अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? रेफरेंस लोगे गाइड का या आंसर कीज का रेफरेंस लोगे और चेक करें हाँ इसका ये आंसर है. तो सेम वे व्हेन द एक्चुअल एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग, राइट, एंड उसे समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके आगे कैसे बढ़े, तो वो स्टैंडर्ड्स जो है उसे देखेगा, अच्छा हाँ ये है नेक्स्ट स्टेप, तो उस गाइड के हिसाब से वो काम करेगा. तो इट विल प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एवरी एम्प्लॉई. यस और नो? तो इट acts as a guide. Controlling functions provide set of standard performance. Manager as well as subordinates work according to it. Wherever necessary, they can take and help these standards and can achieve desired results. Thus, controlling function acts as a guide to everyone. The step taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities या further activities. तो वो क्या कह रहे हैं? There are standards set for every manager, every subordinates, every activity. तो वो standard list है, checklist है. यस और नो? कि हैव टू परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लिस्ट. यस और नो? तो जो एम्प्लॉइज है वो इस स्टैंडर्ड लिस्ट को एज अ गाइड भी ले सकते हैं कि अरे मुझे क्या करना है, हाँ पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. सो आई कैन टिक, यहाँ मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा हूँ. सो इट एक्ट्स एज अ गाइड टू द एम्प्लॉइज, टू द मैनेजर एंड टू द सबऑर्डिनेट्स. फॉर एवरीवन इट एक्ट्स एज अ गाइड, राइट. सो यहाँ पर हमारे 10 इंपॉर्टेंट्स भी कंप्लीट हुए ऑफ कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर हमने 6 के 6 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग कंप्लीट किए. अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? तो आप आपके नोटबुक निकालोगे एंड 6 कॉलम्स बनाओगे एंड डिस्टिंग्विश बनाओगे. इसका ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बस वही आपको कॉपी पेस्ट करना है, बट पढ़ के लिखो, राइट. जस्ट डोंट, क्या हाँ यहाँ पर क्या लिखा है मैं लिख रहा हूँ, पढ़ो एंड उसे लिखो, राइट. द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, राइट. तो इनका आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है. आपको 6 एक साथ नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टाफिंग, या द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिंग एंड प्लानिंग. यस और नो? तो विल गेट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इस चैप्टर से. इज इट क्लियर? तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको लिखना है, नोटबुक निकालनी है, 6 को एक लाइन में खड़ा करना है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कॉलम्स ड्रॉ करने हैं एंड उनको लिखना है जैसे यहाँ पर दिख रहा है जो टेक्स्ट बुक का है, उसी को आपको कॉपी करना है एंड आपके नोटबुक में पेस्ट करना है. पढ़ के लिखो,
राइट। मैंने ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होगा, प्लानिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसका बेस ले लो। डाउट है तो वो लेक्चर ओपन करो, पढ़ो एंड देन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखो। इज इट क्लियर, राइट। तो ये आज का आपका होमवर्क है पहला, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एक करके उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हैं उसे समझते हैं, राइट। उनके आंसर्स जहां जहां मुझे जरूरी है मैं आपको बताता हूं, राइट। एंड देयर विल बी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विल बी फॉर होमवर्क। तो चलते हैं ऑन क्वेश्चन 1A। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द स्टेटमेंट या सेंटेंसेस को रीराइट करना है विद चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो नीचे को 3 ऑप्शन दिए, सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो आई एम हेल्पिंग यू आउट by for selecting the correct answer। तो जो पहला क्वेश्चन है, the function of management starts with what? तो पहला फंक्शन क्या है ऑफ मैनेजमेंट का, is planning। तो इसका करेक्ट आंसर is planning, that is option B। is it clear? सिंपल है, क्या है क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट starts with planning and ends with कंट्रोलिंग। प्लानिंग से स्टार्ट होगा, कंट्रोलिंग से एंड होगा। दूसरा, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ, तो वही दूसरा क्वेश्चन, इट एंड्स विथ कंट्रोलिंग, दैट इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो, डैश सेट्स आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, राइट। डैश सेट्स आउट स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करने का काम कहाँ होता है, इन प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज में हर एक काम, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, वेयर टू डू इट, ये सारे स्टैंडर्ड्स हम सेट करेंगे। यस और नो, हाउ टू डू इज अ स्टैंडर्ड, यस और नो। तो ये स्टैंडर्ड हम कहाँ सेट करेंगे, इन द प्लानिंग फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फिर क्वेश्चन 4, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डैश मैनेजमेंट। तो कौन सा मैनेजमेंट प्लान बनाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, यस और नो। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग प्लान बनाएगी कि कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम है, यस और नो। तो करेक्ट आंसर इज ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। पांचवा, फिल इन द ब्लैंक, डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर इज डायरेक्टिंग। हम एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करेंगे ना कि ये करो, इतना अचीव करो, ये आपका टारगेट है, कंप्लीट इट, अचीव इट। सो डायरेक्टिंग, यस और नो। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टू सेल्स डिपार्टमेंट टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम सिंक्रोनाइजेशन लाएंगे। तो इसका आंसर इज डायरेक्टिंग। सिक्स्थ is dash is the function of execution according to the plan and the organizational structure। फिर से इसका आंसर इज डायरेक्टिंग, राइट। सातवां, डैश अरेंजेस द वर्क्स इन सच अ वे दैट द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज, राइट। तो कोऑर्डिनेशन, तो व्हेन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट्स विल गो डाउन, यस और नो। व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन द कॉन्फ्लिक्ट्स विल गो डाउन, राइट। सो कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हुए, राइट। करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन या सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के, राइट। अगला है मैच द पेयर, बी क्वेश्चन इज मैच द पेयर। तो प्लानिंग के साथ क्या मैच कर रहा है, तो थर्ड आंसर मैच कर रहा है, विच इज प्लानिंग इज व्हाट, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट, यस और नो। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, यस और नो। तो प्लानिंग का करेक्ट आंसर इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। इज इट क्लियर? दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, मैन मटेरियल को इकट्ठा करना। तो इसका करेक्ट आंसर इज डिसाइडिंग द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज टू बी डन and as per plan has been planned। तो deciding the ways and means to achieve what has been planned। तो जो प्लान है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि कैसे करना है, कौन करेगा, हम मैन मटेरियल लेबर को अरेंज करेंगे, राइट। सी इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का करेक्ट आंसर इज व्हाट, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं, यस और नो, उनको ट्रेन करते हैं, उनका रेम्यूनरेशन पे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज 9, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग, स्टाफिंग, राइट। डी, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट, कि उनको डायरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। तो उसका करेक्ट आंसर इज 1, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। एंड लास्ट, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कि जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशनल अलग अलग डिपार्टमेंट है उन्हें एक सिंक में लाना, लेबर को एक सिंक में लाना। सो इट इज नथिंग बट सिंक्रोनाइजेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है, इट इज एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, यस और नो। तो ये हमारे 5 मैच द पेयर्स थे, उसके मैंने करेक्ट आंसर्स आपको बता दिए। इज इट क्लियर? चलते हैं सी क्वेश्चन पर। गिव 1 वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होमवर्क,
राइट तो हर एक क्वेश्चन पढ़ो, टेक्स्ट बुक स्कैन करो। अगेन यहाँ पर आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आई एम नॉट डूइंग द स्पून फीडिंग कि हर एक का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी एफर्ट्स डालने हैं। तो द राइट पर्सन एट द जॉब विद राइट पे कम्स अंडर व्हाट, तो इसका आपको करेक्ट आंसर लाइक इसका करेक्ट आंसर इज व्हाट, स्टाफिंग, यस और नो। तो ऐसे आपको सब पढ़ने हैं एंड हर एक का आंसर आपको खुद से ढूंढना है। इज इट क्लियर, राइट। तो दिस इज सी इज योर होमवर्क, राइट। चलते हैं अगला, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सिंपल है, हम फटाफट करते हैं। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग, राइट, हो ही नहीं सकता। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, प्लानिंग इज द बेस ऑफ अदर फंक्शंस, राइट। तो ये आंसर इज फॉल्स। कि वो क्या कह रहे हैं, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग, कि एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन प्लानिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। रॉन्ग, एवरी फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग, यस और नो। प्लानिंग इज द बेस फॉर अदर फंक्शंस, कीप इट इन माइंड। दूसरा, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लेड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, ट्रू, यस और नो। जब हम एक्टिविटीज को स्पेशलाइज यानी कि ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोडक्शन, परचेज, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एवरी डिपार्टमेंट नो कि हमारा रोल क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, राइट। तीसरा, क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू, यस और नो। क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड, वेल क्या कहते हैं, जो अच्छा प्रोडक्टिविटी का काम कर रहा है, स्किल्ड है, ये हमारे लिए हमेशा एसेट है, राइट। तो ये भी ट्रू है। फोर्थ, कोऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, फॉल्स। कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये आंसर इज फॉल्स, राइट। फिर पांचवा, coordination motivates the employees to take initiative while completing their assigned task, true, right. And sixth, standards are not set for every performance in controlling function, false. Standard is set for each and every function of the business. Marketing के लिए एक standard है, production के लिए एक standard है, purchases department के लिए एक standard है, तो standard is set for every function of a business, so it is false. वो कह रहे कि standard हर एक function के लिए नहीं है, तो it is false, right. तो ये हो गया D। चलते हैं E पर, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ये भी आसान है, हम फटाफट करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, तो इसमें ऑड क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। राइटिंग है क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, तो राइटिंग इज ऑड वन आउट। दूसरा, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग आर फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग, ये स्टाफिंग के अंदर आता है। कोऑर्डिनेशन is different, so coordination is the odd one out here, right. Is it clear? Next is F, complete the sentence. Again I am giving it as a homework. Complete the sentence you have to do as a homework, right. फिर से the task of getting the things done by others is known as, right. तो उसका आंसर आपसे आना चाहिए, नहीं तो रीड दी टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ्स पढ़ो, राइट, एंड इसका करेक्ट आंसर ढूंढ के लिखो। इज इट क्लियर? तो ये F इज ऑल्सो योर होमवर्क। चलते हैं ऑन G, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बीच में ब्रैकेट दिया, उसमें 3 ऑप्शन है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है सही, तो जो गलत है उसे हम काट देते हैं। तो प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ व्हाट, डैश कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मैं डैश मतलब इट इज फॉर फ्यूचर कोर्स, प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, यस और नो। सो उसमें प्रेजेंट एंड पास्ट इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट को कट कर दिया, फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर। तो प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। दूसरा, डायरेक्टिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, डायरेक्टिंग कौन करेगा, जो फोरमैन है वो डायरेक्टिंग करेगा कि जो मैनेजर है वो डायरेक्टिंग करेगा, तो आंसर इज मैनेजर। तो उसमें वर्कर्स एंड पीपल इज रॉन्ग, तो डायरेक्टिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट ऑल लेवल्स, राइट। तीसरा, क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कर इज ऑलवेज अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया था या सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में किया था, इज एन एसेट टू एन कंपनी और टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो लायबिलिटी एंड एक्सपेंस इज द रॉन्ग, राइट। फिर आते हैं आंसर इन वन सेंटेंस, अगेन होमवर्क। H, आंसर इन वन सेंटेंस इज यूर टुडेज होमवर्क, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं I, दैट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उन्हें करेक्ट करना है एंड फिर से स्टेटमेंट को लिखना है, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है वो गलत है, उसकी जगह सही वर्ड लिखो, राइट। तो देखते हैं, फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग, जो बिजनेस एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स है वो ऑलवेज चेंजिंग है, डायनामिक है, यस और नो। तो फिक्स को हटा के वहां पर चेंजिंग लिख के चेंजिंग वर्ड डालो एंड रीराइट करो स्टेटमेंट को। इज इट क्लियर? दूसरा, स्टाफिंग इज कंसर्न विथ, स्टाफिंग मशीन के साथ कंसर्न नहीं है, स्टाफिंग इज कंसर्न विथ ह्यूमंस, इसलिए स्टाफिंग डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, HR डिपार्टमेंट कहते हैं। तो HR डिपार्टमेंट का काम क्या है, स्टाफिंग, यस और नो, ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमंस, तो स्टाफिंग इज कंसर्न विथ ह्यूमंस।
दूसरा, डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड पर। अभी हमने किया था कि डायरेक्टिंग में हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करते, किसमें, कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज कंट्रोलिंग is a function of comparing the actual performance with the predetermined or with the standard performance, right? चौथा, कोऑपरेशन हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कैसे वेस्टेज को मैक्सिमाइज थोड़ी होगा, कोऑपरेशन की वजह से या कोऑर्डिनेशन की वजह से जो वेस्टेज है वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो मैक्सिमाइज की जगह करेक्ट आंसर होना चाहिए मिनिमाइज, तो मैं उसे रीड करूंगा तो होगा कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल्स द कॉस्ट ऑफ वर्क, राइट। एंड फिफ्थ, कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू सम एक्सटेंट। अभी हमने देखा कि कंट्रोलिंग आर नॉट फिक्स्ड, दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल। तो मैं अगर उसे रीराइट करूंगा तो कंट्रोलिंग मेजर आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव्स के भी सारे आंसर डिस्कस किए, राइट। मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए तो उसको कंप्लीट करो, राइट। इसके आंसर फिर से मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, नोट सेक्शन में इसके करेक्ट आंसर में डिस्प्ले करूंगा कुछ दिनों बाद। इज इट क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क क्लियर है। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन एक इंपॉर्टेंट लिखना है एंड ऑब्जेक्टिव में मैंने जितना आपको कंप्लीट करने के लिए कहा वो भी आपको कंप्लीट करना है, राइट। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ OCM कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ऑफ OCM। इज इट क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे। बाय।